AMIS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज अपन कुछ जीएस से रिलेटेड एक टॉपिक है छोटा सा, मैं उस पे आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आज जीएस से रिलेटेड बात कर लेते हैं। जीएस में हमने ये देखे कि ज्यादातर स्टूडेंटों को जीएस में प्रॉब्लम होती है सिर्फ याद रखने में, क्योंकि जीएस को याद रखना जरूरी होता है। जीएस में एक छोटा सा टॉपिक मैं बताना चाहूंगा आपको। उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी, है ना। अर्थ की बात करते हैं अपन। तो पृथ्वी के विषय में आप लोगों ने सुने भी होंगे, जानते भी होंगे। और पृथ्वी की अगर हम अवधारणा देखें तो पृथ्वी की अवधारणा को एकदम कैसे माना जाता है, तो आपने भी सुने होंगे कि पृथ्वी को कैसा माना गया है, एकदम गोल, है ना। तो पृथ्वी को गोल तो माना गया है, लेकिन पृथ्वी को गोल मानने के साथ ही पृथ्वी का जो आकार है, आकार की अगर बात करें तो पृथ्वी का आकार पृथव्याकार है ना। पृथव्याकार कहा जाता है, या फिर इसको इंग्लिश में अगर बोले ज़ॉइड आकार। पृथ्वी का आकार ज़ॉइड आकार है। पृथ्वी को आकार के आधार पर हम गोल मानकर इसको क्या करते हैं, केवल अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन की दृष्टि से हमने पृथ्वी को कैसा माने हैं, गोल। बाकी पृथ्वी का आकार वास्तव में कैसा है, पृथव्याकार, या फिर इसको कह सकते हैं अपन ज़ॉइड आकार। पृथ्वी की हम बात करें तो पृथ्वी का वर्णन, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि पृथ्वी में दो तरह की रेखाएं होती है। इन दोनों रेखाओं से इसका अध्ययन करते हैं। पहली होती है आपकी अक्षांशीय रेखा, अक्षांशीय रेखा जानते ही होंगे सब लोग। दूसरी होती है देशांतर रेखा। पहले ये रेखाओं के बारे में आप लोगों को स्पष्ट जानकारी दे देते हैं। अक्षांशीय रेखाएं क्या होती है, जैसे एक ग्लोब है तो ग्लोब में ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ऊपर उत्तर दिशा है, नीचे दक्षिण दिशा है। तो जो रेखा है, सबसे पहले अक्षांशीय रेखाओं की बात करें। अक्षांशीय रेखाएं वो रेखाएं होती है जो हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर और एक दूसरे के समानांतर खिंची रहती है। कैसी खिंची रहती है, समानांतर। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये खिंची है ना, डायरेक्ट ये ऐसी पूरी की पूरी ये रेखाएं होती है। इन रेखाओं को आप लोगों ने देखे भी होंगे ग्लोब में, ज्यादातर जहां भी ग्लोब रखा रहता है तो ये रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये कहलाती है अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा कहां से कहां खींची रहेगी, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। अक्षांशीय रेखाओं में आपने देखे होंगे जो सेंटर पॉइंट में होती है, इसे 0 डिग्री इक्वेटर, या फिर इसे नाम देते हैं हम भूमध्य रेखा, या इसे एक और नाम देते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी सुने होंगे इसी का नाम। तो भूमध्य भी इसी को कहते हैं, विषुवत रेखा भी इसी को कहते हैं। अब 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में और 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तर दिशा में जो आती है ये कहलाती है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण दिशा में जो आती है ये कहलाती है आपकी मकर रेखा। तो ये मकर व्रत है और वो कर्क व्रत है। आप लोगों ने देखे होंगे कि पृथ्वी को जो भूमध्य रेखा है, नाम ही इसका भूमध्य है ना, संपूर्ण भूभाग के एकदम मध्य में खींची है, इसलिए इसका नाम है भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में डिवाइड कर देती है। ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, सुने ही होंगे नाम आपने, और नीचे वाला हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ये भी नाम सुने होंगे आपने, ये याद रखिएगा ध्यान से। ये दक्षिणी गोलार्ध, तो दो गोले में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसके अलावा आपने देखे होंगे पृथ्वी जो है ना अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इसीलिए तो हम देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री कर्क व्रत तक है और 23.5 डिग्री मकर व्रत तक है, क्योंकि अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो समानांतर जो रेखा है ये तो ठीक है, सब में समान समान अंतर है। अब ये जो रेखा है अक्षांशी रेखा, अक्षांशी रेखा पूरे ग्लोब में खींची हुई है, तो भूमध्य रेखा पे इसकी लेंथ कैसे रहेगी? अधिक। और अगर आप नॉर्थ पोल में देखें, साउथ पोल में देखें, तो इसकी लंबाई कैसे हो जाती है? कम। कई बार ये क्वेश्चन बन के आता है कि अक्षांशी रेखाओं की अक्षांशी रेखा की सबसे लंबी कौन सी अक्षांशीय रेखा होती है, क्वेश्चन बन के आए, तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। और संपूर्ण पृथ्वी की सबसे गर्म रेखा कौन सी है, तो उसका नाम भी है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके अलावा हम देखें देशांतर रेखा की बात कर लेते हैं। देशांतर रेखा आपने देखे होंगे, संपूर्ण ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची रहती है। कहां से कहां? उत्तर से दक्षिण की ओर। और उसके अलावा ये जो देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा पूरी तरह से खींची हुई रहती है उत्तर से दक्षिण की ओर, और ये भी एक दूसरे के कैसे रहती है? समानांतर। तो इनकी भी एक अलग ही बात है देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखा हमेशा ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण की ओर खींची रहेगी और दो गोलार्धों को आपस में मिलाएगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों गोलार्धों को मिलाते हुए खींची जाती है। कौन सी रेखा? देशांतर। देशांतर रेखाओं की अगर बात करें तो ये नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव, और ये साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल में इनकी जो दूरी रहेगी आपस में कैसी रहेगी? कम। साउथ पोल में भी जो दूरी रहेगी आपस में कैसी रहेगी? कम। लेकिन अगर भूमध्य रेखा पर देखें तो इनके आपस के बीच की दूरी कैसे हो जाती है? अधिक। तो ये विशेष तौर पे आप लोगों को याद रखना है कि भूमध्य रेखा पे क्या होता है, इसका साइज बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने के कारण भूमध्य रेखा पर इनके आपस के बीच की दूरी अधिक होती है। नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे अगर देखो तो इनके आपस के बीच की दूरी होती है कम। अगर हम देखें समानांतर तो है ये अक्षांशी रेखा। अक्षांशी रेखा 0 डिग्री से यहाँ चालू हो जाता है, 1 2 3 4 5 ये ऐसे चलते जाता है। यही 23.5 डिग्री भी आया तो ये ऊपर 90 डिग्री तक जाएगा, इधर नीचे आएगा तो ये भी 90 डिग्री तक आएगा। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री 90 90 180, समझ रहे हो ना? 180 लगभग रेखाएं होती है और 0 डिग्री को मिला लें तो 181। ये केवल अक्षांशीय रेखा है। देशांतर रेखाओं की बात करें तो पूरा ग्लोब है, और पूरा ग्लोब मतलब एक वृत्ताकार है। अगर मैं यहां से खींचना शुरू करूं तो इधर भी खींचूंगा, इधर भी खींचूंगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो केंद्र बिंदु तो यही बनेगा ना। तो देशांतर रेखाओं की अगर आपस के बीच की दूरी देखें तो आपस में देखें तो इनकी संख्या है 360। अक्षांशी रेखाओं की संख्या 180 है, ये याद रखिए, और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। और ये अक्षांशी और देशांतरी रेखाओं को आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये दोनों रेखा ही आप लोगों को बता दें कि अलग अलग तरह की चीजें आपको प्रदर्शित करवाएगी। अब यहाँ पे देखिएगा, हम अगर बात करें ये पृथ्वी जब अपने अक्ष पे रोटेट होती है तो रोटेट होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने अक्ष से घूमना शुरू करती है। तो ये लगभग 24 आवर में ये एक राउंड पूरा करती है। तो आप लोगों ने सुने होंगे कि इसे कहा जाता है अपने अक्ष पे परिभ्रमण करना। और दूसरी चीज, पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है, तो इसे कहा जाता है पृथ्वी का परिक्रमण करना। और पृथ्वी का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों अवधि अलग अलग है। परिभ्रमण यानी होता है अपने अक्ष पे घूमना, और परिक्रमण यानी होता है सूर्य के आसपास परिक्रमा करना। परिभ्रमण की अवधि लगभग मैंने बताया कि लगभग 24 घंटे। परिक्रमण की अवधि भी आपको पता है 1 वर्ष पूरा लेती है, तो लगभग 365 दिन ही मानते हैं, क्योंकि इसमें भी अगर राइट डाटा देखे परिक्रमण का 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड। तो ये एग्जैक्ट डाटा ये है इसका। तो ये 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड लगभग 6 घंटे, ये 6 घंटे पर ईयर के ऐड होते चलते हैं। और जो चौथा वर्ष आता है आपने सुने होंगे, ये कहलाता है आपका लीप वर्ष।
क्योंकि इस वर्ष में एक दिन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब टोटल कितने दिन हो जाते हैं, 366 दिन। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जनरल जानकारी में हमें इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। यहां से भी अगर देखे होंगे तो ढेर सारी बातें अक्षांशीय रेखाओं से भी आ जाती है, देशांतर रेखाओं से भी आ जाती है। तो पृथ्वी के बारे में, हाँ, अगर इसकी एक और चर्चा करें तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपने सुने होंगे, इसका है चंद्रमा। एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का। इसके अलावा अगर देखें तो पृथ्वी पे 71% भाग पे जल है और 29% भाग पर स्थल है। मतलब स्थल कम है और जल कैसा है, ज्यादा। तो जो स्थल है, इसी स्थल में आप लोगों को पता होगा 7 महाद्वीप पढ़ते हैं हम, 7 महाद्वीप। अभी 8वां भी खोजा जा चुका है। और जल की अगर बात करें तो इन जल में देखते हैं 5 महासागर है। पूरी तरह से 5 महासागर में इसको काउंट किया जाता है। और पृथ्वी में जल की अधिकता होने के कारण इसे ग्रह की लिस्ट में नीला ग्रह भी नाम दिया जाता है। तो नीला ग्रह अगर कोई पूछा जाए तो आपने सुने होंगे कि यहाँ पे आपका आंसर आता है पृथ्वी। ठीक है, जैसे लाल ग्रह कौन सा है, मंगल, है ना। अगर इसी में पूछता है चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, नीला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी। तो ग्रह संबंधी जो क्वेश्चन है वो भी यहां से आपके बहुत सारे बन के निकलते हैं। अगर आप देखें तो पृथ्वी में धीरे धीरे भाई प्रकृति चेंज हो रही है। और चेंज कैसे हो रही है तो वो आपको पता ही है कि यहाँ पे जल और स्थल के आकार में परिवर्तन नहीं आ रहा है। जल और स्थल तो स्थिर है। बस यही है कि पृथ्वी का जो है धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। और आप लोगों को बता देते हैं कि अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो ये आने वाले भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने आएगा। तो इसलिए पृथ्वी पे विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन में इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन आपको इजी वे में भी बन जाएंगे, समझ भी आ जाएंगे। बस इसके लिए आपको क्लासेस कंटिन्यू करनी पड़ेगी। नमस्कार।